Good morning student. Today is 24 September class 8th both section subject हिंदी ग्रामर ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर है आपका 34। लेसन फर्स्ट रिवीजन। आपके अक्टूबर में एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम लोग अब रिवीजन शुरू करेंगे। सिलेबस आपका 1 to 5 लेसन तक है 8 क्लास का, तो अपनी तैयारी करते रहें। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है उनसे एक्सरसाइज शायद ही आएंगी। लेसन के मटेरियल से एक्सरसाइज बना करके आपको एग्ज़ाम में दी जाएंगी, इसलिए आपको लेसन भी अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो रिवीजन शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया भोजपुरी कौन सी हिंदी उपभाषा, या फिर लिख सकते हैं बिहारी हिंदी की उपभाषा है। बिहारी या भोजपुरी, भोजपुरी कौन सी उपभाषा, भोजपुरी कौन सी उपभाषा की बोली है, कौन सी उपभाषा की बोली है। भोजपुरी कौन सी उपभाषा की बोली है, ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट अगर ऑप्शन दिया गया आपको, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका पश्चिमी हिंदी, सेकंड ऑप्शन दिया गया आपका राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब थर्ड ऑप्शन दिया गया आपका बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। भोजपुरी कौन सी उपभाषा की बोली है, उपभाषा की बोली है, ये आपके टिक द करेक्ट का क्वेश्चन है। अब आप बताइए, ऑप्शन दिया है पश्चिमी हिंदी, सेकंड ऑप्शन दिया है राजस्थानी हिंदी और थर्ड ऑप्शन दिया है बिहारी हिंदी। तो आपके लेसन के बीच में बहुत अच्छे से आया है, उपभाषाएं दी हुई हैं हिंदी की, हिंदी की कुछ उपभाषाएं दी हुई हैं और उनकी बोलियां दी हुई हैं। उसी में से आपका आंसर क्लियर हो रहा है। आपको इस तरीके से 20 से याद करना है, 20 से रीड करना है आपको अच्छे से, और लर्न भी करना है। तो भोजपुरी कौन सी भाषा की बोली है, बिहारी हिंदी की है। कौन सी भाषा की है, बिहारी हिंदी की। तो आप इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। हिंदी गद्य के लेखक हैं, सेकंड क्वेश्चन जा रहा है आपका, हिंदी गद्य के साहित्यकार या लेखक हैं, लेखक हैं। अब ऑप्शन में दिया गया है आपका, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन जा रहा है आपका मीराबाई, या कबीर ले लीजिए, कबीर। और थर्ड ऑप्शन ले लीजिए आपका, कुछ भी डाल दीजिए,
ध्रुव स्वामिनी। हिंदी गद्य के लेखक हैं, कौन है भैया इनमें से हिंदी गद्य के लेखक? देखो एक ऑप्शन दिया, फर्स्ट वाला प्रेमचंद, सेकंड वाला दिया कबीर और थर्ड वाला दिया ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी एक बुक का नाम है, तो ये तो लेखक नहीं हो सकती ना। और कबीरदास जी आपके पद्य के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? पद्य साहित्य के, यानी कि जो आपकी पोयम वाला चैप्टर है ना, पोयम को बोलते हैं पद्य, और जो स्टोरी टाइप में लिखे होते हैं उनको बोलते हैं गद्य। तो फिर आपके कौन बचते हैं इसमें शेष? कबीरदास जी हो गए आपके पोयम वाले। तो गद्य साहित्य के पूछा गया है तो प्रेमचंद जी हो जाएंगे। कहानियाँ लिखी ना प्रेमचंद जी ने, उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, आपके बुक में भी आया है। पद्य साहित्य के लेखक और उनकी बुकें, और गद्य साहित्य के लेखक और उनकी बुकें दी हुई हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन डाल दिया जाए, व्याकरण के कितने रूप होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण के कितने रूप हैं? तो आपकी बुक में जितने दिए उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लोग देंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया मैंने एक रूप, ठीक है, एक, और सेकंड ऑप्शन दिया मैंने 2, और थर्ड ऑप्शन दिया मैंने 3। तो आपकी बुक में देखिए आया है व्याकरण के रूप, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो कितने हुए लेसन के अकॉर्डिंग आपके? 3। तो आप इसमें टिक कर देंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर देखो 4 लीजिए आप, इस तरीके से भी आ जाएगा। वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि, वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि और ब्लैंक जगह दी हुई है कहलाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट आया आपका भाषा, सेकंड आया आपका बोली, और थर्ड आया आपका लिपि। अब जिन्हें लिपि की डेफिनेशन लाइन होगी तब वो ही बता पाएंगे कि इसमें क्या कहलाएगा। वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या जाएगा? लिपि। तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के बना करके एग्ज़ाम के लिए डाले जाएंगे, जिससे आप लोग चीटिंग भी ना कर पाएँ, ठीक है। और पहली बात तो चीटिंग करना बुरी बात होती है। अगर आप लोग अभी चीटिंग से पास हो जाओगे तो हमेशा ही थोड़ा ऐसे चलता रहेगा, आपको चीटिंग करने की हैबिट हो जाएगी, फिर आपकी नॉलेज घट जाएगी। और कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे भगवान देखते हैं ना। अब कोई कहता है, कहे कि मान लीजिए अंधविश्वास फैला रही है मैम, तो मैं तो हिंदी की टीचर हूँ और मुझे तो कहानियों के माध्यम से समझाना चाहिए आप लोगों को, चाहे वो अंधविश्वास की हो। ऐसा भी अंधविश्वास नहीं कि जिसका आप लोगों के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़े, लेकिन कहानियों के माध्यम से शिक्षा देना हिंदी में सही माना जाता है। तो चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग करने से हम लोग कभी सफल नहीं हो सकते। आज हो जाओगे, ये तो मतलब होम एग्जाम है, उसके बाद क्या करोगे जब हाई स्कूल इंटर में जाओगे? तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके। इसके लिए अगर आप लोग को पेपर सॉल्व करना है तो इसके लिए आप लोगों को लेसन पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लेसन नहीं रीड करेंगे तो पेपर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पेपर के लिए एक निश्चित टाइम दिया जाएगा कि कितने टाइम में आपको पेपर सॉल्व करना है। आप सोचें कि हम उसी समय लेसन रीड करके और फटाफट से आंसर कंप्लीट कर लेंगे, तो पहले तो आपको देखा भी जाएगा कि आप लोग कर क्या रहे हो।
देखा जाएगा कि नहीं। ऑनलाइन में ऐसा थोड़ी है कि आप जो चाहो वो करते रहोगे। और दूसरी बात, इतने जल्दी आप सोचो कहीं किसी को बिठाल करके आंसर सर्च करवा ले तो नहीं करवा पाओगे, क्योंकि मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम भी समय दिया जाएगा, शायद हो सकता है 1 मिनट या उससे कम समय दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी पहले से करके रखें। मैं बार बार आप लोगों से सबसे यही कहती हूँ कि जब सेना पे सैनिक लड़ने जाएगा और मान लीजिए वो अपनी जो बंदूक है वो राइफल घर पे छोड़ के चला जाएगा, तो दूसरी सेना के दुश्मन जो सैनिक होंगे वो मार देंगे ना उसको, कि नहीं। तो जब युद्ध लड़ने की एक संघर्ष है, और ये इसको कहते हैं एग्ज़ाम भी ऐसा ही है। मान लीजिए एग्ज़ाम है आपका और आप पेन कॉपी वो पेन वगैरह घर पे छोड़ के चले गए, तो वहाँ किससे तलाशोगे आप। ऐसे ऑनलाइन में आपका है कि आपको नहीं है, आपने दिमाग में आंसर ही नहीं तैयार किया कि इसका आंसर क्या होगा, आपने पढ़ा ही नहीं, यानी आप बिना तैयारी के, जैसे सीमा पर सैनिक बिना हथियार के पहुँच जाए वैसे ही आप एग्ज़ाम देने के लिए बिना तैयारी के पहुँचेंगे, तो दोनों का एक सा हाल होगा। तो अपनी तैयारी करके ही एग्ज़ाम दें, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।